मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन है इसे सबसे पहले हम दो समूह में कर रहे होते हैं और वो कपाल की उपस्थिति के आधार पर होता है। जिनमें कपाल पाया जाता है वो क्रैनिएटा में आ जाते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता वो एक्रैनिएटा में आते हैं। ठीक है, और एक्रैनिएटा को ही हम दूसरा नाम प्रोटोकॉर्डेटा दे सकते हैं। एक्रैनिएटा को मैंने आपको बताया था कि पुनः इन्हें दो सबफाइलम में बांटा जाता है, जिसमें एक सबफाइलम मैंने बताया था सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा और दूसरा बताया था सिफेलोकॉर्डेटा। हमने जो स्टार्ट कर रखा था उसका नाम था यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, जिसमें मैंने ये कहा था कि यूरो इसलिए कहा जाता है कि इनमें लार्वल अवस्था के अंदर टेल रीजन में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। और ट्यूनिकेटा इसलिए कहा जाता है कि इन जंतुओं के शरीर पर एक खोल या टेस्ट या आवरण होता है जो सेलुलोज की समान ट्यूनिसिन से बना होता है, जो पॉलीसेकेराइड होता है, जिसे अगर हम चाहें तो क्या कह सकते हैं, ट्यूनिसिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्यूनिसिन। ठीक है ना। अब देखिए, जो ट्यूनिसिन है उसको हम कह रहे होते हैं, अगर आप चाहो तो C5H10O6। ये जो ट्यूनिसिन है ये आवरण जब बना लेता है तब हम उन जंतुओं को अगर नाम दें तो ट्यूनिकेट्स कह सकते हैं, तथा उस सब फाइलम को हम ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं। इसमें मैंने 5 आपको कैरेक्टर कराए थे प्रीवियस वीडियो में। पहला कहा था कि सारे के सारे समुद्री जल में होते हैं। इसके पश्चात बताए थे कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो टेल रीजन तक ही सीमित होती है। इसके बाद मैंने कहा था कि जो वयस्क होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, सीडेंट्री होते हैं, किसी आधार से चिपक जाते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि इनमें एटियल कैविटी पाई जाती है जो काफी बड़ी होती है और ब्रांकियल और कौन से अपर्चर से, एटियल अपर्चर से खोले जाती है। ये कैरेक्टर आपको बताए गए थे, उन्हीं कैरेक्टर को आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें देखिए नंबर 6 कैरेक्टर इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि इन जंतुओं में पाई जाने वाली जो आहार नाल होती है, इनमें आहार नाल यू आकार की होती है, यू आकार की होती है। ठीक है, जिसमें मुख ब्रांकियल अपर्चर के पास, अपर्चर का मतलब होता है क्षेत्र, तथा एनस एटियल अपर्चर के पास होता है, एटियल अपर्चर के पास होता है, अपर्चर के पास होता है। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, जिसको आप 7वां पॉइंट कह सकते हैं, इसमें हम बता रहे होते हैं कि इनमें हार्ट आधार सतह पर होता है,
जिसमें खंड नहीं होते या सेगमेंट नहीं होते, खंड नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात नंबर 8, इनमें परिसंचरण तंत्र, खुले प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है। ठीक है। साथ ही हम कह रहे होते हैं रुधिर की दिशा, रुधिर की दिशा परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ रक्त में वेनेडियम पाया जाता है, वेनेडियम पाया जाता है। ठीक है। कैसा होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? खुले प्रकार का, रुधिर की दिशा परिवर्तित होती रहती है, डायरेक्शन बदलता रहता है। और जो इसमें क्या बताया था ब्लड, उसमें क्या होता है, वेनेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेनेडियम। ठीक है। इसके बाद देखिए 9 पॉइंट, इसमें हम बता रहे होते हैं कि जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी बड़ी थैले के आकार की, बैग लाइक आकार की होती है। जिसमें क्लोज दरारें पाई जाती हैं, क्लोज दरारें पाई जाती हैं। और ये क्या करती है बताओ? क्लोन श्वसन में सहायता कर रही होती हैं। ये श्वसन में सहायक होती हैं। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर ये बताया जा रहा होता है कि उत्सर्जन के लिए, अर्थात ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, इनमें उत्सर्जन की क्रिया न्यूरल ग्लैंड कोमा पायलोरिक ग्लैंड तथा नेफ्रोसाइट के द्वारा होती है, तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होती है, ठीक है ना। अर्थात उत्सर्जन की क्रिया या तो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा
या पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा, या फिर किसका नाम दे दोगे, नेफ्रोसाइट का। ठीक है, किसका नाम दिया जा रहा होता है, नेफ्रोसाइट। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इनमें एक नलिकाकार पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जो वयस्क में एक तंत्रिका न्यूरल गुच्छक गैंग्लिया में बदल जाती है, ठीक है ना। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वह तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तंत्रिका गुच्छक या न्यूरल गैंग्लिया से बना होता है। ठीक है, इसके पश्चात ये माना जाता है कि इनमें भोजन ग्रहण करने की पक्षमाभी विधि पाई जाती है, पक्षमाभी विधि पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि इन जंतुओं में पाई जाने वाली जो ब्रांकियल साइफन होती है उसके आधारी भाग में बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं, पक्षमल लगे होते हैं, और ये जब गति करते हैं तो ब्रांकियल अपर्चर के द्वारा साइफन में पानी आता है और उसी पानी के साथ भोजन के कण आते हैं जिनको ये जंतु ग्रहण करते हैं। इसलिए हम कह रहे होते हैं इनमें मोड ऑफ फीडिंग कैसी होती है, सीलियरी होती है। अतः सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, पक्षमाभी विधि पाई जाती है भोजन को ग्रहण करने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आप इसमें नंबर 13 हम यहां पर कह सकते हैं कि अधिकांश या सभी भी लिख सकते हो, जंतु या प्राणी द्विलिंगी या चाहो तो उभयलिंगी बता सकते हो, द्विलिंगी होते हैं जिनमें प्रत्येक जनन में जनन का मतलब होता है जनन अंग में वृषण एवं अंडाशय होते हैं, ठीक है। वृषण का मतलब है जहां से शुक्राणुओं का निर्माण होगा,
नर इकाई या नर जनन बन जा वो नर जनन कोशिका बन जाएगी। और अंडाशय का मतलब होता है जहां से अंडाणु का निर्माण होगा, अर्थात मादा जनन कोशिका बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए बताया जाता है कि जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। कैसा होता है? बाह्य निषेचन। इन प्राणियों में, इन जंतुओं में बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक है ना? कहाँ होता है निषेचन? जल में, जो पर निषेचन प्रकार का होता है। पर का मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जो पर निषेचन प्रकार का होता है। पर निषेचन प्रकार का होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि दो तरह से निषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्व निषेचन और पर निषेचन। अब चूंकि ये द्विलिंगी या उभयलिंगी है तो इनमें होना क्या चाहिए था? स्वनिषेचन होना चाहिए, क्योंकि नर और मादा दोनों एक ही जंतु के अंदर है। नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु के अंदर है, इसलिए होना क्या चाहिए था? एक तो यहाँ पर स्वनिषेचन होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए था? इंटरनल। लेकिन यहाँ पर निषेचन कहाँ पर हो रहा है? बाहर, अर्थात इसमें पाए जाने वाले जो जनन अंग हैं उनसे नर और मादा जनन इकाइयों को पानी में उत्सर्जित कर दिया जाता है, जहां पर निषेचन क्रिया होती है, इसलिए उसको क्या कह रहे होते हैं? बाह्य निषेचन। लेकिन पर निषेचन का मतलब ये होता है कि इनमें दूसरे जंतु के जो जनन इकाइयां हैं वो आपस में क्रॉस कर रही होती है, सेम एक ही की नहीं होती, इसलिए इसको हम पर निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है ना? इसके पश्चात इनमें जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है, इनमें भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्तन को कह रहे होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रकार का मतलब होता है अर्थात टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? भ्रूणी परिवर्तन को अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट। टैडपोल लार्वा आपने सुना होगा, जो एम्फीबियंस होते हैं, मेढक होते हैं, मेढक का भी टैडपोल लार्वा होता है, अर्थात जंतु में जब लार्वा बनता है तो वह पानी में आसानी से तैरता हुआ और उसका सिर, धड़, पूंछ तीनों दिखाई दे रही होती है। तो ये जो टैडपोल लार्वा है इसके पूंछ वाले भाग में ही नोटोकॉड होती है और तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है, और जब ये वयस्क में परिवर्तित होता है तो पूंछ वहां से गायब हो जाती है, इसमें नोटोकॉड भी समाप्त हो जाता है, और जो तंत्रिका रज्जु होती है खोखली, जो पृष्ठीय सतह पर पाई जाती है, वो केवल किसमें चेंज हो जाती है? एक तंत्रिका गुच्छक में परिवर्तित हो जाती है, जिसको न्यूरल गैंग्लिया कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि भ्रूणीय परिवर्तन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट यहां पर बताया जाता है जो इनका
इनमें आप जब देखते हैं तो भ्रूणीय परिवर्तन हो गया, लार्वा बन गया। अब ये लार्वा जब वयस्क में परिवर्तित होगा तो इसको हम कह रहे होते हैं कायांतरण। दो तरह का कायांतरण होता है, एक तो होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है रेट्रोग्रेसिव। एक प्रगामी कायांतरण और दूसरा होता है प्रतिगामी। प्रगामी कायांतरण का मतलब होता है कि कोई जंतु सरल संरचना से जटिल संरचना में परिवर्तित होता है, अर्थात लार्वा से जब वयस्क बनेगा तो वयस्क अधिक विकसित होगा। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो लार्वा है उसमें तो अधिक जटिलता है, अधिक विकास है, लेकिन उसके बाद बनने वाला जो वयस्क होता है वो सरल संरचना वाला होता है या लार्वा की अपेक्षा कम विकसित होता है। इसलिए हम इस प्रकार के कायांतरण को या मेटामॉर्फोसिस को रेट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी कायांतरण कह देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बता रहे होते हैं कि इनमें लार्वा में प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, अर्थात लार्वा अधिक विकसित होता है, जबकि वयस्क कम विकसित होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, ये सारे इसमें कमेंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखिए यहां पर हमें उदाहरण बताने होते हैं। हालांकि अगर हम इसको और ज्यादा आगे बताएं तो इसमें 3 वर्ग होते हैं, एसिडिया, लार्वेसिया, थैलिएसिया। और इन सभी के जो जंतु होते हैं उसमें मुख्य रूप से एक नाम हम दे रहे होते हैं हार्डमानिया, इसके बाद सायोना, के बाद बॉटिलस, और बॉटिलस के बाद भी अगर इसमें आप किसी को बताना चाहते हो तो एसिडिया। ठीक है, इसके बाद थैलिसिया में बता सकते हो शाल्पा, डोलियोलम, ये जंतुओं के नाम हैं। पायरोसोमा, ऑइकोप्लूरा, और एपेंडिकुलेरिया। ये आते हैं सारे लार्विशिया में। ये सब क्या हैं? फाइलम यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल, फाइलम ट्यूनिकेटा के एग्जाम्पल। ठीक है ना, किसके? ट्यूनिकेटा के। अब देखिए अगर आप चाहो तो इसी को किसके द्वारा समझा सकते हो? इसी को हम अगर चाहें तो एक डायग्राम के रूप में भी बता सकते हैं
वैसे तो इनमें सभी के आप चाहो तो डायग्राम बता दो, लेकिन यहाँ पर सभी के बताने की बजाय कोई भी आप बता सकते हो, जैसे हार्डमानिया है, सायोना है, बार्डेलस है, एसिडिया है, शार्पा है, डॉरियोलम है, पायरोसोमा है, आइकोफ्लोरा और अपेंडिकुलेरिया। अब देखिए इसी में अगर हमें कोई भी डायग्राम बना के इसको प्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आसानी से अपन बता सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ये फूड कहलाता है, जिसकी सहायता से ये किससे जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट से। और ये प्रॉपर बॉडी होती है, या बॉडी प्रॉपर होता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, वास्तविक शरीर, बॉडी प्रॉपर। ये इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, पूरा का पूरा, इसको कह रहे होते हैं टेस्ट, खोल। यहाँ पर ये एटियल एपर्चर होता है, और ये होता है ब्रांकियल अपर्चर। कौन सा अपर्चर, ब्रांकियल अपर्चर, ठीक है। और इसको हम नाम दे सकते हैं हार्डमानिया। क्या नाम दे सकते हैं इसको, हार्डमानिया। बिल्कुल ये पर्स के आकार की संरचना दिखाई दे रही होती है। कैसी, पर्स के आकार की या बटुआ के आकार की संरचना दिखाई दे रही होती है, जिसमें इस वाले भाग से यहाँ पर ये ओष्ठीय संरचना होती है, ये यहाँ पर माउथ होता है, ये यहाँ पर एनस होता है, ये पूरी की पूरी ब्रांकियल साइफन होती है, ये एटियल साइफन होती है। इस वाले भाग से पानी प्रवेश करता है और इस वाले भाग से पानी बाहर निकल जाता है। और इस एनिमल में कई बार एक साथ पूरे के पूरे शरीर को संकुचित करने की क्षमता होती है, तब ये पानी एकदम से फव्वारे की तरह निकलता है। इसलिए इसको सी स्कट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी स्कट भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें अगर हम एसिडिया के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर क्या है, एसिडिया। यहाँ पर ये अपर्चर होता है ब्रांकियल। ठीक है, इसमें देखिए इसको कह रहे होते हैं सबस्ट्रेट, आधार, जिससे ये जुड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं। मैंने आपको बताया था सारे अधिकांश जो वयस्क होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। तो स्थानबद्ध का मतलब है ये समुद्री जल में किसी आधार से चिपक जाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसको हम कह रहे होते हैं ब्रांकियल साइफन। ब्रांकियल साइफन, साइफन का मतलब होता है नलिका के आकार की संरचना। और ये जो अपर्चर होता है इसको कह रहे होते हैं ब्रांकियल अपर्चर छिद्र। ब्रांकियल अपर्चर छिद्र। यहाँ पर इसका नाम दिया जा रहा होता है एटियल साइफन। एटियल साइफन। और इसमें इस अपर्चर का नाम आता है तो क्या लिख दोगे, एट्रियल अपर्चर।
ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं ACDR, ACDR। और इस आधार पर आपने देखा होगा इनकी जो क्लास होती है उस क्लास को हम नाम दे रहे होते हैं ACDACR। क्या कह रहे होते हैं? ACDACR। ठीक है ना? ओके।